हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, हमारी चल रही थी टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 6 के बैलेंस एमसीक्यूज। जिसने अब तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके देख सकते हो। और ये एमसीक्यू बुकलेट आपको मिल जाएगी ऐप पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो इंस्टा पर मैसेज कर ही सकते हो। तो चलिए फटाफट से एमसीक्यू बुकलेट निकालते हैं और चैप्टर नंबर 6 के बैलेंस एमसीक्यूज को भी आसान बनाते हैं। MCQ number 16, which is not included in the expanded market mix. एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? दी ऑप्शंस आर ए फिजिकल एविडेंस, बी प्रमोशन, सी प्रोसेस या फिर डी प्यूपल। सिलेक्ट करो। इसका करेक्ट आंसर है बी प्रमोशन, क्योंकि एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स में 3 पी आते हैं। बताओ कौन कौन से? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताए थे, प्रोसेस, प्यूपल और आपका फिजिकल एविडेंस। प्रोसेस, प्यूपल और फिजिकल एविडेंस, ये 3 पी इंक्लूड हुए हैं ड्यू टू सर्विसेज। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था कौन सा नहीं होता है इंक्लूड, तो वो करेक्ट आंसर है प्रमोशन। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 17, विच ऑफ दीज इज मोर ब्रॉडर कंसेप्ट? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है? दी ऑप्शंस आर ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट या फिर डी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सिलेक्ट कर लिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि SCM, राइट पर्सन को राइट गुड्स देना एट द राइट टाइम, उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और ये सबसे ब्रॉडर कंसेप्ट है क्योंकि उसमें सारी ही चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि SCM सबसे ब्रॉडर कंसेप्ट है। सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 18, वेयर ओरल कम्युनिकेशन इज मेड विथ पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट with the intention of making sale। तो ऐसी एक चीज बताओ, ऐसा एक सेल प्रमोशन बताओ जिसमें कैसा करते हैं हम, ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। तो हमें अगर सेल बढ़ानी है और हम कर रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस इंटरेक्शन, तो कौन सी स्ट्रेटजी को हम यूज कर रहे हैं? दी ऑप्शंस आर ए पर्सनल सेलिंग, बी पब्लिसिटी, सी सेल्स प्रमोशन या फिर डी एडवर्टाइजमेंट। सिलेक्ट करो। इसका करेक्ट आंसर है ए पर्सनल सेलिंग। जब भी आप अपने लोकल मार्केट में गए होंगे तो जिसकी दुकान होगी वही लोग आपको प्रोडक्ट्स दिखा रहे होंगे, उनके बारे में बता रहे होंगे, आपसे फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे होंगे और ओरल कम्युनिकेशन चल रहा होगा। इसको हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। ठीक है, जब भी आप लोकल मार्केट में से सामान खरीदते हो तो वो कैसे करते हैं आपको, पर्सनल सेलिंग। पब्लिसिटी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, पब्लिसिटी का मतलब होता है, ये कैसी होती है, नॉन पर्सनल, यानी कि जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है नॉन पर्सनल, वैसे ही पब्लिसिटी होती है नॉन पर्सनल। लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि पब्लिसिटी में हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। पब्लिसिटी नॉन पर्सनल तो होती है, सिमिलर टू एडवर्टाइजमेंट, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता। और इसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे कि प्रेस रिलीज कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस रिलीजेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कपिल शर्मा शो, वहाँ पर भी हमें कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको हम बोलते हैं पब्लिसिटी। सेल प्रमोशन, सेल प्रमोशन होता है किसी भी तरीके से हमारे प्रोडक्ट की सेल हो जाए, यानी कि हम डिस्काउंट दें, एक पे एक फ्री वाला स्कीम चलाएं, एग्जीबिशन करवाएं, फेयर लगवाएं, कैसे भी करें, लेकिन हमारी सेल होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं सेल प्रमोशन।
और लास्ट एडवर्टाइजमेंट, मैंने बताया ये भी कैसा होता है आपका नॉन पर्सनल, और इसमें हम कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में ऐड डलवा दिया, टेम्पलेट्स, ब्राउचर्स, ये सब होती है हमारी एडवर्टाइजमेंट। उम्मीद है आपको चारों समझ में आए हो, पसंद तो आए होंगे, चारों समझ भी आए होंगे साथ साथ। और ये चारों किसके पार्ट है, प्रमोशन के। ये किसके पार्ट है, प्रमोशन के, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट। चारों के चारों समझ में आ गए आपको। ये जिसमें ओरल कम्युनिकेशन होता है जो कि पूछा गया था, पब्लिसिटी नॉन पर्सनल, कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सेल प्रमोशन डिस्काउंट दो, एग्जीबिशन करवाओ, ब्राउचर्स नहीं, वो तो एडवर्टाइजमेंट में होता है। सेल प्रमोशन में डिस्काउंट दो, एक पे एक फ्री करवाओ, फेयर करवाओ, एग्जीबिशन करवाओ, कुछ भी करो लेकिन सेल प्रमोट होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और एडवर्टाइजमेंट अगेन आपका होता है एक नॉन पर्सनल, जिसमें हम कैसे करते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डलवाते हैं, ब्राउचर्स और आपके पैम्पलेट्स वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे बार बार एमसीक्यूज आते हैं, ऐसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको इस पर ही सारा जोर डाल दिया ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 19, विच इज नॉट द अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ अ बिजनेस। वर्थ ऑफ अ बिजनेस जब हम डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कौन सा अप्रोच नहीं होता है। मैंने आपको बताया था 3 अप्रोच होते हैं, ठीक है, और जो तीसरा होता है उसमें भी 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सा अप्रोच नहीं होता है। दी ऑप्शंस आर ए आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड, बी सेलिंग प्राइस मेथड, सी प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड, या फिर डी ट्रिगर ऑफ चेंज मेथड। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, नहीं भी पढ़ा होगा फिर भी आंसर दे सकते हो। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है डी ट्रिगर ऑफ चेंज मेथड, क्योंकि ये तीनों मेथड से आप बिजनेस की वर्थ डिटरमाइन कर सकते हो। आगे बढ़े, एमसीक्यू नंबर 20, इन सेकेंड अप्रोच ऑफ डिटरमाइनिंग बिजनेस वर्थ डैश टाइम्स ऑफ करंट एनुअल प्रॉफिट और डैश ईयर्स एवरेज प्रॉफिट कैन बी यूज। तो जो सेकेंड अप्रोच होता है, मैंने अभी आपको बताया ना 3 अप्रोच होते हैं वर्थ ऑफ अ बिजनेस को डिटरमाइन करने के लिए, तो जो सेकेंड अप्रोच होता है वो कैसा होता है वो आपको बताना है। उसमें जो करंट एनुअल प्रॉफिट होता है उसका कितना गुना लेते हैं, कितने टाइम्स लेते हैं, या फिर जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो कितने सालों का लिया जाता है। दी ऑप्शंस आर 5-5, 5-4, 3-2 या फिर 4-4। सिलेक्ट करो। इसका करेक्ट आंसर है ए 5-5। याद करने के लिए तो बहुत इजी है, हाई 5-5, ठीक है, हाई 5 करते हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर ए 5-5। याद करने के लिए बहुत इजी, हाई 5-5। और ये 5 ही क्यों होता है, देखो जैसे 100 होता है, 100 को अगर हम डिवाइड करें 5 से, ये 5 ही क्यों होता है इसका रीज़न जान रहे हैं। तो अगर हम 100 का 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 20%, और मेनली रिटर्न कितना होता है 20%। तो अगर हम इंटू कर दें इसका 5 का, ये जो 20% अगर हम माने करंट एनुअल प्रॉफिट, जो हम मानते हैं कि 20% रिटर्न होते हैं, यानी कि ये रिटर्न यानी जो करंट एनुअल प्रॉफिट है उसका अगर हमने इंटू कर दिया 5 से, तो आ जाएगी आपकी पूरी वर्थ ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, समझ में आया 5 क्यों होता है, क्योंकि मेनली जो रिटर्न होता है यानी कि जो एनुअल प्रॉफिट होता है वो कितना होता है 20%। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 21, which is a short summary of the main goals and recommendations to be presented in the plan। शॉर्ट समरी का नाम बताना है, सिंपल है। The options are A modified summary, B executed summary, C qualified summary या D quantified summary। बहुत सिंपल है, बहुत, नहीं भी पढ़ा होगा तब भी दे सकते हो आंसर। B एग्जीक्यूटेड समरी, कुछ समझाने लायक नहीं था, सीधा सीधा आंसर था। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, एग्जीक्यूटेड समरी। अब आते हैं बढ़िया एमसीक्यू पर एकदम, ये तो अभी लेटेस्ट आरटीपी का ही है, ये है आपका मई 2021।
बहुत मस्त है, एक बार देखते हैं। MCQ नंबर 22, एवर यूथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, द मेकर्स ऑफ फील फ्रेश सोप्स हैव बीन सफरिंग फ्रॉम लो सेल्स वॉल्यूम। क्या हो गया इन लोगों को, इनकी सेल कम कैसे हो गई? फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीनों में इनकी कम हो गई सेल। अच्छा, उन्होंने बता भी दिया क्यों हो गई। ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन, कंपटीशन इतना बढ़ गया, बाबा रामदेव आ गए, नेचुरल सुंदरता ये सब ले आए, तो कंपटीशन की वजह से बेचारे एवर यूथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड की सेल कम हो गई है लास्ट 6 महीने से। अब ये भी हार थोड़ी मारेंगे। टू रीगेन इट्स पोजीशन, इन्होंने भी अपनी पोजीशन को वापस लेने का ठान लिया। एवर यूथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड लॉन्च वेरियस स्कीम्स, ये भी नई नई स्कीम उठा लाई। क्या क्या? जैसे कि सच अ विन अ फोन एवरी आवर, वो देखते हो आप टीवी में, हर घंटे सब लोग फ़ोन जीत रहे हैं, आप क्यों बैठे हो? ठीक है, तो हर घंटे फ़ोन जीत रहे हैं, उसको बोलते हैं एक स्ट्रेटजी इन्होंने ये अपनाई। दूसरी स्केच कार्ड्स, बाई 1 गेट 1 फ्री, एक पे एक फ्री। कॉन्टेस्ट करवाया ऑन सोशल मीडिया, ये याद आ रहा होगा, मैंने बताया था एक पे एक फ्री, डिस्काउंट देना, कॉन्टेस्ट करवाना, एग्जीबिशन, फेयर, ये सब किसके एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे आपको? अब सोचो सोचो। दिस रिजल्टेड इनटू इंक्रीज इन सेल, फाइनली उन्होंने जो चाहा था वो हो गया, उनकी सेल बढ़ गई। विच टाइप ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी डिड एवर यूथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड अडॉप्टेड? तो बताओ कौन सी उन्होंने प्रमोशनल एक्टिविटी यूज करी? The ऑप्शंस आर सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी या पर्सनल सेलिंग। चारों ही प्रमोशन के हैं। आपको बताना है एवर यूथ वालों ने कौन सी स्कीम यानी कि कौन सी प्रमोशनल एक्टिविटी अपनाई। द करेक्ट आंसर इज ए सेल प्रमोशन। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट देना, एग्जीबिशन करवाना, कॉन्टेस्ट करवाना, स्क्रैच कार्ड्स और आपके 1 घंटे में फ़ोन जीतना। ठीक है, और क्या था, एक पे एक फ्री, ये सब क्या होते हैं? किसी भी तरीके से हमारी सेल बढ़े, बस हमें क्या करना है, सेल बढ़ाना है, उसको हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। अब आपकी अगर टीवी पे है ना कि विन अ फोन एवरी आवर, हर घंटे फ़ोन जीत रहे हैं, आप क्यों बैठे हो, तब आप समझ जाना ये प्रमोशन में कौन सी एक्टिविटी है, सेल्स प्रमोशन की। ठीक है, बाकी एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? नॉन पर्सनल। पब्लिसिटी भी नॉन पर्सनल होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पेमेंट ज़रूरत नहीं है। कपिल शर्मा शो आए, याद रखना ये कौन सी प्रमोशनल एक्टिविटी है? पब्लिसिटी। पर्सनल सेलिंग थोड़ी देर पहले बताया, अपने लोकल मार्केट में जाओगे, वही बंदा जिसकी दुकान होगी वही आपको सामान बेचेगा। ठीक है, कभी कभी साड़ी वाले खुद साड़ी पहन के भी दिखा देते हैं, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 23, Which approach of research and development is glamorous and exciting strategy but also a dangerous one? रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D के 3 अप्रोचेस होते हैं। ये वाला अप्रोच पूछ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ग्लैमरस और एक्साइटिंग होता है, लेकिन साथ के साथ बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है। आपको वो वाला अप्रोच बताना है R&D का। ठीक है ना? दी ऑप्शंस आर ए मार्केट न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, बी इनोवेटर इमिटेटर ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट, सी टू बी अ लो कॉस्ट प्रोवाइडर, या फिर डी नन, हमें नहीं पता। बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है ए मार्केट न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। देखो R&D के 3 मेथड होते हैं, 3 अप्रोच होते हैं। पहला होता है मार्केट न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी कि सबसे पहले तुम ही बनो। कोई भी नई चीज़ को लाने के, नई टेक्नोलॉजी को लाने के सबसे पहले तुम बनो। तो देखो ग्लैमरस और एक्साइटिंग स्ट्रेटजी होती है क्योंकि हम फर्स्ट आएंगे, लेकिन ये साथ के साथ डेंजरस भी होती है कि सबसे पहले आने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ ये कभी चले ही ना। हो सकता है ना ये चले ही ना मार्केट में, टेक्नोलॉजी तो हम नहीं ले आए लेकिन मार्केट में चलेगी नहीं, तो सबसे बड़ी डेंजरस भी साथ साथ हो सकती है। ग्लैमरस है, एक्साइटिंग है, लेकिन डेंजरस भी है। दूसरी होती है सबसे बढ़िया, इनोवेटर इमिटेटर ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट। इमिटेटर का आपको मतलब पता ही है, इमिटेट करना, कॉपी करना। इमिटेटर बनने का क्या मतलब, जैसे कि आपने बहुत फ़ोन देखे होंगे,
कोई एक फ़ोन है जो बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी लेके आया, उसको हम बोल देंगे मार्केट न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। लेकिन दूसरा बंदा क्या करेगा, सेम सारे फीचर जो लेके आया है उसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है, कॉपी करने में माहिर कुछ लोग होते हैं ना, एकदम उसने कॉपी कर दिया, और जितनी ये मार्केटिंग नहीं कर पाया उससे ज़्यादा इसने मार्केटिंग कर दी। तो लोगों को पता ही नहीं चलता ये इमिटेटर है कि नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा सबके हाथ में यही वाला फ़ोन होता है, तो ये सोचते हैं इसके टेक्नोलॉजिकल फीचर्स तो बढ़िया है, सबसे पहले तो मुझे लगता है यही लाया है। मतलब इतना कॉपी करने में माहिर होता है। तो या तो तुम पहले बनो टेक्नोलॉजी लाने में, या फिर पहले नहीं बन सकते हो तो जो पहला है उसको पूरा का पूरा कॉपी कर लो, कॉपी कैट बन जाओ। तीसरा, टू बी अ लो कॉस्ट प्रोवाइडर, या फिर सबसे यहाँ पर आ गया चाइना वाले, ये कभी पहले तो बनते नहीं हैं, और कॉपी कैट जैसे मेनली होता है सैमसंग भी नहीं बनते हैं। चाइना वाले क्या करते हैं, यही चीज़ इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं कि जो उनकी पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है। और अपने इंडिया में तो प्राइस सेंसिटिव वाले लोग है ही, पर यूनिट कॉस्ट जिसकी कम होती है उसी को खरीदते हैं। तो चाइना वाले यही करते हैं, वो क्या बन जाते हैं, टू बी लो कॉस्ट प्रोवाइडर। ये फीचर्स लाए पहली बार, लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। ये कॉस्ट इमिटेटर बने, कॉस्ट इमिटेटर नहीं, इनोवेटर इमिटेटर, यानी कि सारे फीचर्स इन्होंने कॉपी कर लिया। लेकिन फिर आते हैं तीसरे चाइना वाले, जो कि इतना प्रोडक्शन करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाती है। फिर करते हैं मार्केटिंग बहुत अच्छे से, और हर जगह इनका प्रोडक्ट दिखता है। तो तीनों ही अप्रोच होते हैं आपके R&D के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मज़ा आया इसमें? आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 24, विच इज नॉट द प्रोमिनेंट एरिया वेयर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कैन प्ले स्ट्रेटेजिक रोल। ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, HR मैनेजर अपना स्ट्रेटेजिक रोल प्ले नहीं कर सकता, अपनी भूमिका नहीं निभा सकता, वो वाला आपको एरिया बताना है। दी ऑप्शंस आर A, डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक्स, B, एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, C, मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, या फिर D, रेस्ट्रिक्टिंग दी चेंज। सिंपल है, नहीं भी पढ़ा होगा फिर भी, यार मैं हर बार यही बोल देती हूँ, नहीं भी पढ़ा होगा फिर भी आंसर दे दोगे, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपके सीधे सीधे MCQ बनते हैं मॉड्यूल की एक एक लाइन में से, और उसी के लिए मैं आपके लिए टॉप MCQs लेकर आई हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है D, रेस्ट्रिक्टिंग दी चेंज। क्योंकि जो हमारा HR मैनेजर है वो स्ट्रेटेजिक रोल देखो कहाँ प्ले करता है। पहला, डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक, सारे समझा दे रही हूँ, आगे जाके काम ही आएगा। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक्स का मतलब है कि एक बहुत बढ़िया एटमोसफियर बनाना, एक एटमोसफियर करना, क्रिएट करना, जिससे कि सब लोग बहुत अच्छे से काम करें। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स को एम्पावर करना, ये तो बहुत सिंपल है, एम्पावरमेंट के तो अभी सोशल मीडिया पे चलता ही रहता है पूरे दिन। तीसरा, मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, देखो पहले इतना सब नहीं था वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। पहले क्या मतलब थे, मेनली लोग मेल थे, और वो भी अनएजुकेटेड अनस्किल्ड वर्कर्स थे। लेकिन आजकल क्या हुआ है, मेल भी है, फीमेल भी है, एजुकेटेड भी है, अनएजुकेटेड भी है, स्किल्ड भी है, अनस्किल्ड भी है। और पहले मेनली ओल्ड लोग काम करते थे, लेकिन अभी यंगस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट मिला है। ठीक है, तो मेल है, फीमेल है, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, स्किल्ड, अनएजुकेटेड, ओल्ड, यंग, सब तरीके के वर्कफोर्स है। इसको हम बोलते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। और ग्लोबलाइजेशन के कारण अब देखा होगा, बाहर के लोग भी यहाँ काम करने आते हैं और यहाँ के लोग भी बाहर काम करने जाते हैं, तो अलग अलग जगह से लोग आते हैं। उसके बाद आपका हिंदू मुस्लिम मतलब कास्ट, रिलीजन, इन सबको अगर मैं पूरा एक वर्ड में बोलूँ तो उसको हम बोलते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, क्योंकि सब लोग एकदम अलग अलग हैं। और इन लोगों को मैनेज करना एक अलग ही मतलब है, जो कि कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, HR मैनेजर करता है। किसको मैनेज, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को। और जो D ऑप्शन था वो अगर मैं सही ऑप्शन बोलूँ तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेशन दी चेंज।
मतलब चेंज को बढ़ावा देना, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन था वो था रेस्ट्रिक्टिंग द चेंज, यानी कि चेंज को रेस्ट्रिक्ट करना। लेकिन होना क्या चाहिए, फैसिलिटेटिंग द चेंज, यानी कि चेंज को बढ़ावा देना। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसी तरीके से हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो भी अपने आप को बदलें। ठीक है, इसके लिए एक मैं मॉड्यूल की लाइन भी बढ़ाना चाहूँगी, या बस आपको क्या करना है, इसे ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो कहीं भी आता है आपको क्लिक होना चाहिए। मैं रीड कर रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर विल बी मोर कंसर्न, यानी कि जो HR मैनेजर है उसको कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कहाँ पर नहीं। तो उसको देखो, सब्सटेंस रेदर देन फॉर्म, सब्सटेंस पर ना कि फॉर्म पर। अकम्पलिशमेंट रेदर देन एक्टिविटीज़, अकम्पलिशमेंट ना कि एक्टिविटीज़। और लास्ट, प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रेदर देन थ्योरी। अच्छे से देख लो एक बार, दिमाग में फिट कर लो इस लाइन को। ठीक है, इस तरीके के MCQ बनते हैं, इसलिए मैंने फैसिलिटेशन ऑफ चेंज को इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेना। एक बार देख लो, पहले वाले में था एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, दूसरे में था HR को यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को एम्पावर करना, तीसरा सबसे डिफिकल्ट जो होता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को मैनेज करना, वो भी करता है HR, और लास्ट चेंज को फैसिलिटेट करना ना कि रेस्ट्रिक्ट करना। आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 25, Which of these is composite expression of product's value, utility to customer, its demand, quality, etc. ध्यान से देखो, फिर ऑप्शंस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस या फिर प्राइस। इनमें से कौन सा कंपोजिट एक्सप्रेशन रहता है? प्रोडक्ट की वैल्यू, यूटिलिटी टू कंज्यूमर, इसकी डिमांड, इसकी रिलायबिलिटी, इसकी क्वालिटी। बताओ कौन? सीधी सीधी आपको किसी की लाइन दे रखी है। करेक्ट आंसर डी, प्राइस, क्योंकि ये सब कहाँ छुपा होता है? प्राइस में, कि प्रोडक्ट की वैल्यू, कस्टमर के लिए क्या यूटिलिटी होगी, इसकी डिमांड, इसकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ये सब आपका किससे होता है? प्राइस से। MCQ नंबर 26, पब्लिसिटी कैंपेन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन दिल्ली एक्सप्लेन्ड प्लेस वेयर वन कैन एंड वन कांट स्मोक। एक कैंपेन चलाया गया जिससे कि स्मोकिंग प्रोहिबिट हो, कहाँ पर? दिल्ली में, और वहाँ पर बताई गई प्लेस जहाँ पर आप स्मोक कर सकते हो और जहाँ पर आप स्मोक नहीं कर सकते हो। आपको याद होगा फर्स्ट वाले MCQ में शायद इस तरीके का एग्जाम्पल मैंने समझाया था, क्योंकि मैंने बोला था ये एग्जाम्पल मॉड्यूल में है, दिल्ली वाला स्मोकिंग वाला, इसको आप ध्यान से कर लेना, ये आ सकता है और आ ही गया। दी ऑप्शंस आर ए ऑगमेंटेड मार्केटिंग, बी डायरेक्ट मार्केटिंग, सी एनलाइटेंड मार्केटिंग या फिर डी सोशल मार्केटिंग। तो बहुत सिंपल है, जल्दी निकालते हैं इसे। इसका करेक्ट आंसर है डी सोशल मार्केटिंग, जिसमें ऐसा सोशल मैसेज दिया जाए कि पानी को बचाओ, सेव वाटर, स्मोकिंग मत करो, नो स्मोकिंग, या फिर प्लेस बताई जाए कहाँ स्मोक कर सकते हो, कहाँ स्मोक नहीं कर सकते हो। ये सब क्या होती है? सोशल मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 27, डैश मस्ट डेवलप परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स दैट क्लियरली लिंक परफॉर्मेंस एंड पे टू स्ट्रेटजीज। परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पे बेनिफिट देने चाहिए, तो कौन करता है? बहुत सिंपल, आपको बिना ऑप्शन के भी आंसर पता ही चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ऑप्शंस बता देती हूँ। दी ऑप्शंस आर ए HR डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पे एंड बेनिफिट्स देते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HR डेवलपमेंट। ठीक है, MCQ नंबर 28, which of these is a provision of additional customer service and benefits built around core and actual products that relate to introduction of high tech services? सीधी सीधी किसी की डेफिनेशन दे रखी है, सीधी सीधी। मैंने आपको बताया भी था मार्केटिंग में आपको सीधा सीधा डेफिनेशन या फिर उसके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। जैसे इससे पहले सोशल मार्केटिंग ये था,
इसमें एग्जाम्पल दिए गए थे, सेव वाटर, नो स्मोकिंग, और यहाँ पर डेफिनेशन। दो ही तरीके से आ सकते हैं इसके MCQ, डेफिनेशन या फिर एग्जाम्पल्स। यही दो तैयार करने हैं बस। अब जल्दी करो, करेक्ट आंसर बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, क्योंकि ऑगमेंटेड का मतलब ही हो गया है, ऑगमेंटेड का मतलब ही होता है बढ़ाना, और इसका मतलब सीधा सीधा है कि कुछ एडिशनल कस्टमर सर्विस देना। इस मार्केटिंग से भी क्या हो जाती है, हमारी सेल बढ़ जाती है, क्योंकि हम कुछ एडिशनल सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे कि किसी की हमने इंस्टॉलेशन वगैरह फ्री कर दिया, सिम फ्री में ऐसी कर दिया कि साथ में ये भी कर लो, AC ले जाओ और AC के एडिशनल जो भी होते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में है। तो उसको हम कौन सी बोलते हैं, ऑगमेंटेड मार्केटिंग। तो कभी भी आपको कोई भी शॉपकीपर कुछ एडिशनल सर्विसेज दे रहा है तो आप क्या बोलोगे, ये आपकी क्या है, ऑगमेंटेड मार्केटिंग। चलो नेक्स्ट MCQ बढ़ते हैं, MCQ नंबर 29। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर विल बी मोर कंसंट्रेट। HR मैनेजमेंट का किस पर ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, किस पर ज़्यादा नहीं। तो सब्सटेंस रेदर देन फॉर्म, accomplishment rather than activities, practice rather than theory, D all of the above। करेक्ट आंसर बताओ। थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको HR मैनेजर का जो स्ट्रेटेजिक रोल का टॉपिक है उसमें एक पॉइंट आता है फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, उसमें से ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो उसका करेक्ट आंसर है D ऑल ऑफ द अबव। तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, थोड़ी देर पहले ही किया है। आ जाते हैं लास्ट MCQ पर। चैप्टर नंबर 6 भी हमारा समाप्त होने जा रहा है, जल्दी से करो। विच इज़ नॉट दी R&D अप्रोच फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी। R&D अप्रोच, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो स्ट्रेटजी है उसके 3 अप्रोचेज होते हैं। आपको ये बताना है कौन सा अप्रोच नहीं है। The options are market new technological product, B innovator imitator of successful product, C to be a low cost provider, या D none of these। तो इसका करेक्ट आंसर है D none of these, क्योंकि ये तीनों के तीनों R&D के अप्रोच होते हैं। एक बार फिर से बता दूं, न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे एप्पल पहला बनता है वो कोई भी नई टेक्नोलॉजी लाने में। सैमसंग क्या करता है, पहला नहीं बनता है, कॉपी पेस्ट करता है, ठीक है, ये कॉपी कैट बनता है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको फटाफट से कॉपी कर देता है और इतना ज़्यादा बांटता है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि पता ही नहीं चलता कौन कॉपी है और कौन पहला वाला। फिर आते हैं अपना चाइना, ठीक है, बोलते ना लेजेंड्स बाद में आते हैं। तो फिर अपना आता है चाइना, जो कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, और अपने इंडिया में प्राइस सेंसिटिव वाले लोगों की कमी नहीं है तो वो लोग चाइना प्रोडक्ट्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो तीनों ही आज की स्ट्रेटेजी कौन सी होती है, R&D के अप्रोच होते हैं, इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ दीज। उम्मीद है आपके 30 MCQs बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो गए, पता चल रहा होगा किस तरीके के MCQs को किस तरीके से हमें डील करना है। अगर केस स्टडीज़ भी आती है तो भी हमें डरना नहीं है, बहुत इजी होती है। ये सारी चीज़ें अगर आपको लग रही है तो अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ़ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको बाकी सारे सब्जेक्ट भी आसान लगने लगेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।